हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आपकी स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइसरी नोट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ जनरल एंट्रीज है, बिल्कुल बेसिक जनरल एंट्रीज है। ठीक है, पहले तो ना ये देखो, एक इसकी डेफिनेशन दे रखी है, बड़ा घुमा फिरा के मैं आपको उसको बिल्कुल इजी टर्म्स में बताती हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या करा, सेल्स करी मिस्टर बी को। ठीक है, अब मिस्टर बी ए कौन है, सेलर है, और मिस्टर बी कौन है, बायर है। मिस्टर ए ने सेल्स कर दी, अब बी से वो क्या कह रहे, पेमेंट करो। बी ने क्या बोला कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मेरे को ना 2 मंथ्स का टाइम दे दो। बी क्या कह रहा है, 2 मंथ्स का टाइम दे दो। अब ए ने बोला कि यार ऐसे तो आप 2 मंथ्स बाद मना कर दो, मेरे पास लीगल प्रूफ क्या है। तो मिस्टर बी कह रहे हैं कि ना आप मेरे को मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मतलब आप मेरे को लिख के दो, मैं आपको वो एक्सेप्ट करके दे देता हूँ कि मैं पक्का 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर बी को ना एक पेपर पे पूरा लिख के दिया कि मैंने आपको ये सेल करी है, इस अमाउंट की करी है, और अब आपको ऑर्डर करता हूं कि आप एक स्पेसिफाइड डेट को मेरे को पेमेंट करो। ठीक है, उसने ये बता दिया कि मैंने आपको सेल करी है, मतलब आपको वैल्यू दी है, उसके बदले आप मेरे को सेल करोगे, इस पर्टिकुलर डेट तक आप इनको पेमेंट कर दोगे। दोनों उस पर साइन कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ, मतलब इसमें कुछ और चीजें भी होती है, लाइक स्टैंप लगती है और भी कुछ कुछ चीजें होती है। बेसिक आप इसका मीनिंग समझो क्या होता है कि जब भी सेल परचेज होता है और अगर क्रेडिट पे हो रहा है तो एक लीगल प्रूफ हो जाता है कि जो बायर है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद सेलर को पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। A bill of exchange has been defined as an instrument in writing, अभी हमने देखा ऑन पेपर होना चाहिए, containing an unconditional order। क्या ए ने बी को ऐसा बोला था कि अगर ऐसा हुआ तो आप पे कर देना, नहीं, वो कह रहे मैं आपको सेल कर चुका, अब आपको पेमेंट करनी है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब किसने बनाया, ये ए ने, तो ए साइन करेगा। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन कौन, बी, टू पे अ सर्टेन सम, सपोज 2 लाख की सेल हुई है तो 2 लाख उसमें मेंशन करेगा, ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। या तो ए को या ए जिसको बोलेगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। When certain order is accepted, जब बी इसको साइन कर देगा, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आई एग्री कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, इन राइटिंग ऑन फेस ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ इट बिकम्स अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है, बेसिक मीनिंग था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप रीड कर लेना, राइटिंग में होना चाहिए, सर्टेन सम, प्रॉमिस होना चाहिए, डेफिनेट पर्सन, एक्सेप्टेड हो, स्टैम्प्ड हो, लीगल करेंसी में हो। ठीक है, अब अपने पास 3 पार्टीज आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पार्टी कौन होती है, ड्रॉअर। ड्रॉअर मतलब कौन होता है, हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉ कौन कर रहा था हमारे केस में, ए, और ए कौन है, सेलर, हु मेक्स द ऑर्डर। ड्रॉई कौन होता है, ऑन whom it is drawn, on whom it is drawn, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो एक्सेप्ट करता है, who accepts the order। हमारे केस में कौन था, बी, बायर। पे कौन होता है, जिसको पेमेंट होगी। अब पे या तो ए भी हो सकता है कि ए को ही पेमेंट हो जाए, ये ए हो सकता है बी को बोल दे कि यार मेरे को ना मिस्टर सी को पेमेंट करनी थी तो आप डायरेक्टली उनको कर दो, तो पे कौन हो जाएगा, मिस्टर सी। जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे दैट पर्सन विल बी पे। Drawer who draws, drawee who accepts, pay who will get the payment। एंडोर्समेंट, ये मैं आपको ना पहले कुछ बेसिक टर्म्स बता रही हूँ, फिर हम अपनी एंट्री स्टार्ट करेंगे। एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एंडोर्स वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर। जैसे अभी मैंने बोला ना सी, तो मैंने क्या कर दिया, मिस्टर सी को अपना बिल एंडोर्स कर दिया। मेरे को सी की पेमेंट करनी थी, मैंने सी को बिल दे दिया कि आप रख लो, जिस दिन भी मिस्टर बी पेमेंट करेंगे अब वो पेमेंट कलेक्ट कर लेना, दैट इज एंडोर्समेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट, जैसे हम चेक वगैरह एंडोर्स कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी रहती है, एक्सेप्टर की। प्राइमरी लायबिलिटी मिस्टर बी की, लेकिन अगर मिस्टर बी ने पेमेंट नहीं करी तो सी किसके पास जाएगा, यार आपने कैसा बिल दे दिया, आपका वो बंदा तो पे ही नहीं कर रहा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट लायबिलिटी किसकी आएगी, जिसने एंडोर्स करा था, मतलब मिस्टर ए की।
क्लियर है ये चीज? अब एक प्रोमाइजरी नोट होता है अपने पास, थियोरी पहले रीड कर लेना, अकाउंटिंग दोनों की बिल्कुल सेम होती है। प्रोमाइजरी नोट का मीनिंग क्या होता है कि मिस्टर बी खुद से लिख के दे रहे कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये सर्टेन सम ऑन अ सर्टेन डेट पे कर दूँ, ठीक है। इसमें एक्सेप्टेंस की कोई नीड नहीं है क्योंकि बी खुद ही लिख के दे रहा है। बाकी आपकी एंट्रीज ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती है, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रूथफुल्स, ठीक है। हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, दैट इज अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज सबसे पहले हम देखते हैं, देखो मैं आपको ना साथ साथ बताती हूँ एंट्रीज, ध्यान से सुनते जाना। एंट्रीज आ गई ना, आपको 80% चैप्टर आ गया, 20% फिर हम इसके एडजस्टमेंट्स करेंगे। अपने पास दो पार्टीज थी, ड्रॉअर ड्रॉइंग, ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग। ड्रॉअर कौन है? सेलर जो सेल कर रहा है। ड्रॉइंग कौन है? बायर जो परचेज कर। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ड्रॉइंग कौन, सेलर कौन है? जिसको पैसा लेना है, डेटर। और बायर कौन है? जिसने पैसा देना है, क्रेडिटर, ठीक है। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं जब सेल हुई थी, तो इसने तो सेल करी है ना, ड्रॉअर ने तो सेल करी है, तो ये एंट्री क्या कर देगा? ड्रॉइंग टू, ड्रॉइंग टू सेल्स। मैंने शायद वो डेटर क्रेडिटर थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, मतलब हमारे लिए जो ड्रॉइंग है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। ड्रॉइंग हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मिस्टर बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर। हमें उनसे पैसा रिसीव करेंगे। क्लियर है? अब ये क्या कर रहे हैं? ये तो परचेज कर रहे हैं, तो इनकी बुक्स में एंट्री बताइए क्या हो जाएगी? परचेज डेबिट टू ड्रॉअर, परचेज डेबिट टू ड्रॉअर। और इसके लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, मतलब कि क्रेडिटर। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, सेकेंड परचेज सेल हो गया। अब इस डेटर ने क्या करा? एक बिल एक्सेप्ट करके दिया, तो बिल आ जाएगा हमारे पास, एक दूसरा एसेट आ जाएगा, बिल रिसीवेबल। अब हमें डेटर को तो हटाना पड़ेगा ना। अब डेटर ने क्या दे दिया? हमें बिल दे दिया, तो डेटर की जगह क्या आ जाएगा? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल टू ड्रॉइंग। और ये क्या करेगा? अपनी लायबिलिटी के नाम को क्या कर देगा? बिल्स पेबल, मैंने पे करना है, तो ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां तक समझ आया? पहले सेल करी, ड्रॉइंग टू सेल्स, परचेज करी, परचेजेस टू ड्रॉअर। फिर उन्होंने क्या करा? डेटर ने बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉइंग, और उसके बाद क्या आ गया? ड्रॉअर टू बिल्स पेबल। ठीक है। अब जैसे आज मेरे को बिल मिल गया, मैं अपने को एज्यूम कर रही हूँ ड्रॉअर, तो मेरे को आज बिल मिल गया, मेरे को पता है कि मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट मिलनी है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ना टिल मेच्योरिटी, 2 महीने अगर सपोज पेमेंट की डेट है, तो टिल मेच्योरिटी मेरे पास ऑप्शन पता है क्या है? 4 ऑप्शन होते हैं मेरे पास। पहला, मैं उस बिल को रिटेन कर लूं, रिटेन द बिल। मैंने मिस्टर बी से बिल लिया और उठा के अपनी पॉकेट में रख दिया, अपने ड्रॉर में डाल के रख दिया, अपनी कबर्ड में रख दिया, तो मैंने तो उसका कुछ भी नहीं करा। मेरे को पता है 2 महीने बाद पेमेंट मिलनी होगी, मैं उसके सामने बिल लेके जाऊंगी, पेमेंट ले आऊंगी। तो इसके केस में नो एंट्री विल बी पास्ड, क्योंकि रिसीव करने की एंट्री तो मैं कर ही चुकी ना ऊपर ये वाली, तब उसको अपने कबर्ड में रखने की एंट्री थोड़ी ना करूंगी, तो मेरे नो एंट्री। दूसरा केस मैंने अभी आपको बताया था कि हम उसको क्या कर सकते हैं? एंडोर्स कर सकते हैं। एंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज मैंने मिस्टर सी की पेमेंट करनी थी, मिस्टर सी वाज माय क्रेडिटर, मेरे को उसकी पेमेंट करनी थी, मैंने उसकी जगह क्या कर दिया? उसको बिल दे दिया। क्रेडिटर की पेमेंट की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर टू बैंक। मैंने टू बैंक तो करा नहीं, मैंने क्या दिया? अपना बिल दिया, तो मैं एंट्री क्या कर दूंगी? क्रेडिटर डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्स की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू, मैं बिल रिसीवेबल के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, बीआर, क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है? मेरे को किसी की पेमेंट करनी थी तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। थर्ड देखो, कई बार क्या होता है मेरे को किसी की पेमेंट नहीं करनी, बट मेरे को ना आज ही पैसे चाहिए। मैं कह रही हूँ कि यार वो पर्सन 2 महीने बाद करेगा, लेकिन मेरे को तो आज ही पैसे चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बैंक से जाके डिस्काउंट करा सकती हूँ, डिस्काउंटेड बाय बैंक। बैंक को बोलूंगी कि आज मेरे को पैसे दे दो,
2 मंथ्स बाद मिस्टर बी विल पे यू, बट बैंक बोलेगा मैं पागल हूँ, मेरे को जो 2 महीने बाद मिलेगा वो मैं आपको आज क्यों दूं? तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ अपने चार्जेस डिडक्ट करता है, और चार्जेस मेरे लिए क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस। तो मेरे बैंक में जितना पैसा आया डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस इज माय एक्सपेंस, डेबिट, और मेरे पास से बिल चला गया टू बिल रिसीवर। क्लियर है? जैसे सपोज 20,000 का बिल था एग्जाम्पल, और मेरे को बैंक ने डिस्काउंट करके दिया 19,500 पे, तो 500 विल बी माय डिस्काउंटिंग चार्जेस। फोर्थ एंट्री, कई बार क्या होता है मेरे को ना एंडोर्स करना ना डिस्काउंट कराना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपने बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हूँ कि आई फील हो सकता है मैं 2 महीने बाद पेमेंट लेना भूल जाऊं। तो मैंने बैंक को बोला आप मेरे को एक सर्विस दे दो, आप ऐसा नहीं है कि मेरे को आज डिस्काउंट करके दो, 2 महीने बाद आप मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना, आप आज ये बिल रख लो, 2 महीने बाद मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना, उसी दिन मेरे अकाउंट में डालना, अभी मत डालना। तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं लेगा, वो नॉमिनल चार्जेस लेगा, वो उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसकी एंट्री पता है क्या होगी? हम एक न्यू एसेट बना देंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है? तो अगर हमने क्या करा, अपने पास रिटेन कर लिया नो एंट्री, एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर टू बीआर, डिस्काउंट कर लिया बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर, और कलेक्शन के लिए भेज दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीआर। अब देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड हम कुछ भी कर रहे हैं, ड्रॉई को क्या फर्क पड़ता है? ड्रॉई को पता है मैंने बिल दे दिया, पेबल बना दिया, और मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करेगा। क्लियर? अब आती है बात मेच्योरिटी की, डेट ऑफ मेच्योरिटी। हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है कि बिल ओनर हो गया मतलब पैसा आ गया, और बिल डिसओनर हो गया मतलब पैसा नहीं आया। पहली मैं एंट्री करती हूँ बिल इज ओनर्ड, बिल इज ओनर्ड, ये मैं आपको ड्रॉअर की बुक्स में बता रही हूँ, बिल इज ओनर्ड। ठीक है? अपने पास 4 केसेस थे, हमने बिल रिटेन करा, एंडोर्स करा, डिस्काउंट करा, और सेंट फॉर कलेक्शन। ये 4 केसेस थे अपने पास। अगर मैंने बिल रिटेन कर रखा है तो मेरे पास क्या एंट्री होगी? मेरे पास पैसा आ जाएगा बैंक डेबिट टू क्या चला जाएगा मेरे पास? पीआर। बैंक में पैसा आ जाएगा, पीआर चला जाएगा। अगर मैंने एंडोर्स कर रखा था, सोचो क्या मेरे पास पैसा आएगा? क्या मेरे पास बिल था? नो, पेमेंट आएगी मिस्टर सी के पास, है ना, बैंक उसका डेबिट होएगा, और बिल भी उसके पास था, सब कुछ उसके पास था, तो मेरी बुक्स में अब कोई एंट्री नहीं होएगी, क्योंकि बिल इज ऑलरेडी एंडोर्स, बिल इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। सेकेंड देखो, थर्ड डिस्काउंट, अगर मैंने बिल को डिस्काउंट करा रखा है बैंक से, ऑलरेडी डिस्काउंट करा दिया, तो अब पैसा कौन रिसीव करेगा? बैंक। मेरे अकाउंट में थोड़ी आएगा, पहले आ चुका जो 19,500 आए थे। तो अगेन इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग नो एंट्री विल बी पास इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल। सेंट फॉर कलेक्शन, अभी मेरे पास देखो सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन हो गया था, अब बैंक क्या करेगा? जिस दिन पैसे रिसीव करेगा मेरे बैंक में डाल देगा, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्लियर है? मैंने क्या बोला? ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी बिल इज ऑनर्ड, अगर रिटेन करेगा तो बैंक टू बीआर, कलेक्शन के लिए भेज दिया था बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एंडोर्स या डिस्काउंट करा था तो नो। क्या आगे देखो, ड्रॉई की बुक्स में सिंपल सी एंट्री है, उसके पास एक लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा, उसको तो कोई फर्क नहीं है, जिसको भी पेमेंट करे उसके बैंक से जाएगा, उसकी लायबिलिटी खत्म। डन? क्लियर है? कोई डाउट? आगे देखो, अगर मैं बोलती हूँ डेट ऑफ मेच्योरिटी इफ बिल इज डिसऑनर्ड, इफ बिल इज डिसऑनर्ड, पेमेंट नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगेन वही अपने पास 4 सिचुएशंस होंगी। हमने क्या क्या कर रखा है? बिल रिटेन कर रखा है, एंडोर्स कर रखा है, डिस्काउंट कर रखा है,
या फिर सेंट फॉर कलेक्शन। देखो चारों केसेस में ना आपको एक कॉमन चीज बताती हूँ कि मेरा जो डेटर था ना वो वापस डेटर बन जाएगा। चारों ही कंडीशन में मेरा जो डेटर था वो वापस डेटर बन जाएगा। तो मेरा डेटर तो हमेशा डेबिट होएगा। डेटर मतलब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ड्रॉई। ड्रॉई हमेशा मेरा क्या होएगा, डेबिट। अब देखते हैं क्रेडिट क्या होएगा। अगर बिल मेरे पास पड़ा था तो मेरे पास से बिल चला जाएगा, ड्रॉई टू बी आर। मैंने एंडोर्स कर रखा था तो क्रेडिटर कहेगा लो अपना बिल वापस पकड़ो, उसने तो पेमेंट ही नहीं करी, तो क्रेडिटर वापस क्रेडिटर बन जाएगा। अगर बैंक से डिस्काउंट करा रखा था तो बैंक वापस मेरे अकाउंट से काट लेगा। वो कहेगा तुमने मेरे से पहले पैसे ले लिए, तुम्हारा डेटर पैसे दे नहीं रहा, तो वो हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक पूरे पैसे काटेगा। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 20,000। डन। और अगर सेंट फॉर कलेक्शन था तो टू सेंट फॉर, सिंपल। अगर डिसऑनर हुआ तो ड्रॉई वापस ड्रॉई बन जाएगा और जो उसके पास भी बिल था उसको वापस क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ जी। और इसकी बुक्स में क्या होएगा, ड्रॉई की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में से बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा, बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा और क्रेडिटर वापस क्रेडिटर बन जाएगा, बिल्स पेबल टू ड्रॉअर। क्लियर है? दिस वाज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। एक बार हम इसको नोट से देख लेते हैं। जिस दिन सेल करेंगे ड्रॉअर की बुक्स में ड्रॉई टू सेल्स, ड्रॉई की बुक्स में परचेज टू ड्रॉअर। बिल ड्रॉ करा, इसके पास बीआर आ जाएगा, बीआर टू ड्रॉई, इसके पास लाइबिलिटी आ जाएगी क्रेडिटर या ड्रॉअर टू बिल्स पेबल। ऑप्शंस आफ्टर बिल इज ड्रॉन, रिटेन करा नो एंट्री, एंडोर्स करा क्रेडिटर टू बीआर, डिस्काउंट करा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, कलेक्शन के लिए भेजा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर। ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं। मेच्योरिटी पे अगर ओनर हो गया, हमारे पास बिल था बैंक टू बीआर, एंडोर्स या डिस्काउंट करा रखा था नो एंट्री, कलेक्शन के लिए भेजा हो तो बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्रॉअर के केस में देयर विल नो एंट्री इन बुक्स ऑफ ड्रॉअर इन केस ऑफ एंडोर्स्ड एंड बिल डिसऑनर्ड, बिल ऑनर्ड, सॉरी बिल ऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर के केस में रिटेन हुआ, कुछ भी हुआ, ड्रॉई वापस देखो ड्रॉई बन रहा है। हमारे पास बिल था रिसीवेबल, डिस्काउंट करा रखा था टू बैंक, एंडोर्स कर रखा था क्रेडिटर और कलेक्शन के लिए भेजा होता टू सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है। एक चीज है ट्रू फॉल्स में आपके, बिल रिसीवेबल आपका क्या होता है, रियल अकाउंट, और बिल्स पेबल क्या होता है आपका पर्सनल। डन, कोई डाउट? अब एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है टर्म ऑफ बिल। देखो टर्म ऑफ बिल ना जनरली आपका 90 डेज का होता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। मैंने अपने एग्जांपल में लिया था 2 मंथ्स, हो सकता है 90 डेज भी हो सकता है। अब इसमें ना दो टर्म्स है, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट। जैसे मैंने बोला अगर 2 मंथ्स, अगर मैंने बिल ड्रॉ करा एग्जांपल 1 जनवरी को और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब आप बोलोगे 1 जनवरी से 3 मंथ्स, तो 1 जनवरी से 3 मंथ क्या हो गए, फेब, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल। और एक चीज हम आगे पढ़ेंगे कि हमेशा बिल के केस में 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं, कि 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। तो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज तो कितना आ जाएगा, 4 अप्रैल। ये तो हमने क्या देखा, डेट से काउंट कर लिया। बिल ड्रॉ किस दिन हुआ था, 1 को, 1 से 3 मंथ्स क्या हुए, 4 अप्रैल। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, ड्रॉई कह देगा कि यार मेरे को तो बिल मिला ही नहीं, मेरे को तो मिला ही इतना लेट है, तो मैं वहां से कैसे काउंट कर लूं 1 जनवरी से, मेरे को तो बिल मिला हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अगर सपोज उसने एक्सेप्ट करा था 4 जनवरी, तो अगर आपका बिल आफ्टर साइट है ना तो हम 4 जनवरी से लेंगे। बिल आफ्टर डेट है तो डजंट मैटर उसको कब मिला, डेट से लेंगे। बिल आफ्टर साइट है तो जब उसने एक्सेप्ट करा तब से लेंगे। एक्सेप्ट कब करा, 4 को, 4 जनवरी से, 4 फेब, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल प्लस 3 डेज, 7 अप्रैल। तो बिल आफ्टर साइट मतलब एक्सेप्टेंस की डेट से और बिल आफ्टर डेट मतलब बिल की डेट से। डेट ऑफ मेच्योरिटी सिंपल है, 3rd डे आफ्टर द डे होता है, मतलब 3 डेज ग्रेस होता है। यहाँ पे आप लिख लो 3 डेज ग्रेस। कुछ एक्सेप्शन होती है कि अगर बिल ऑन डिमांड है, एट प्रेजेंटमेंट है या फिर एट साइट है तो हम जिस दिन मांगेंगे उस दिन दे देंगे, अदरवाइज 3 डेज ग्रेस ऐड होता है। आपके क्वेश्चंस में ये यूज हो रहा है। अच्छा, एक टॉपिक आता है, अगर सपोज जिस दिन आपका बिल ड्यू होना है, सपोज आपका बिल आपका आ रहा है 15 अगस्त को ड्यू हो रहा है। अब 15 अगस्त को तो यार बैंक बंद होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, सो इट इज अ पब्लिक हॉलीडे। और आपको पहले से पता था कि 15 अगस्त को बैंक बंद होंगे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो जिस दिन बैंक बंद होते हैं ना, हमें पता है पब्लिक हॉलीडे है,
तो उसमें हम एक पहला दिन लेके चलेंगे, प्रीसीडिंग बिजनेस डे, तो उसमें आपका मेच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी 14 अगस्त। लेकिन अगर सपोज आपका डेट आ रही है सपोज 19 जुलाई, है ना, ऐसे रेंडम डेट है 19 जुलाई 20 जुलाई, और पर उस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ गई, इमरजेंसी हॉलीडे क्या पहले से पता थी? नहीं पता थी ना, तो उसमें हम लेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे, उसमें हम लेंगे नेक्स्ट फॉलोइंग डे विद द डेट। इमरजेंसी के केस में नेक्स्ट डे, पब्लिक हॉलीडे के केस में फर्स्ट, पहले वाला दिन, प्रीसीडिंग डे। जैसे एग्जांपल दिया 16 जून को बिल ड्रॉ करा 30 डेज के लिए, तो 16 जुलाई प्लस 3 19 जुलाई। अब 19 जुलाई को अगर पब्लिक हॉलीडे होता तो हम कहते हैं 18 जुलाई बन जाएगा, और इमरजेंसी हॉलीडे होता तो 20 जुलाई। क्लियर है? दिस वाज योर डेट ऑफ मैच्योरिटी, बेसिक टर्म्स है जो क्वेश्चंस में यूज हो। डन। अब अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नोटिंग चार्जेस और रिन्यूअल बिल एंड रीबेट। 3 टॉपिक्स और करने हमें। नोटिंग चार्जेस बड़ी सिंपल चीज है, देखो ध्यान से समझना, इसमें कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाती हूँ। नोटिंग चार्जेस का मीनिंग क्या होता है यार, देखो जैसे सपोज हम पेमेंट के लिए गए ड्रॉई के पास, हमने उसको बिल प्रेजेंट करा, हमने कहा कि हमारी पेमेंट कर दो, ठीक है, उसने पेमेंट नहीं करी। कल को हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके वो क्या कह रहे हैं कि मेरे आगे तो बिल अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मेरे तो प्योन को देखे थे, साइड में रख देते, मेरे को दिखाया ही नहीं गया, एंड वी डोंट हैव अ प्रूफ कि हमने उसके सामने बिल प्रेजेंट करा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल को भेजते हैं, हम खुद जाने की बजाय ना कई बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल को भेजते हैं कि आप जाइए बिल प्रेजेंट कीजिए, पर्सन वो पेमेंट कर देते हैं, वेल एंड गुड, अगर वो नहीं पेमेंट करता है तो उस फैक्ट को नोट करके आइए, ठीक है। और अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो नोट करने के लिए नोटिंग पब्लिक, नोटरी पब्लिक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। और ये किसको बेयर करने पड़ते हैं, ड्रॉई को। समझो, मैंने अपने बिल को प्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को भेजा कि आप ड्रॉई के पास जाओ, आप उससे पैसे लेकर आओ, उसने पेमेंट कर दिया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो वो फैक्ट आप लिख के आ, नोट करके आ, और आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे उस नोटिंग के, तो उसके जो आप नोटिंग चार्जेस चार्ज करोगे वो कौन बेयर करेगा, ड्रॉई, ठीक है। एक बारी तो नोटरी पब्लिक तो हमसे कलेक्ट करके बात खत्म करेगा, वो कहेगा आपका ड्रॉई पैसे दे नहीं रहा, मेरे चार्जेस क्या देगा, आप अपना हिसाब रखना। तो एक बारी तो हम पेमेंट कर देंगे, बाद में वो किससे रिकवर करेगा, ड्रॉई से। तो अपने पास ना 4 केसेस थे, बिल रिटेन, एंडोर्स, डिस्काउंट, सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। मेरे को ना डिसऑनर की एंट्री बताना, क्योंकि डिसऑनर के केस में ये चार्जेस लगेंगे। हमने रिटेन कर रखा था तो डिसऑनर की एंट्री होती है ड्रॉई टू बीआर, ड्रॉई टू बीआर। तब हम क्या करेंगे, अगर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ 1000 का बिल था और 200 के लग गए नोटिंग चार्जेस, तो हमें अब ड्रॉई से कितने लेने, 1200। बिल कितने का था, 1000 का, और हमारे बैंक से कितने गए हैं, 200। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। सेम केस एंडोर्स कर रखा था, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉई टू क्रेडिटर, हमें ड्रॉई से कितने लेने, 1200, और क्रेडिटर हमसे अब कितने रिसीव करेगा, 1200 का। अगर 1000 का तुमने बिल दिया था जिसके पैसे तो मिले नहीं, 200 और मेरी पॉकेट से लगे, तो अब तुम्हें मेरे को कितने देना है, 1200। बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, डिसऑनर की एंट्रीज ड्रॉई टू बैंक, तब इसके केस में क्या हो जाएगा, 1200। और अगर सेंट फॉर कलेक्शन होता है तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये एंट्री होती है। ड्रॉई से तो 1200 लेने, लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन का अकाउंट कितने का था, 1000 का था ना, तो अब हम बाकी किससे डिडक्ट करेंगे, टू, ठीक है। नोटिंग चार्जेस, कोई डाउट यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा, हम ऐसे एंट्री कर देंगे। आगे देखो, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि 2 महीने का बिल है, 2 महीने बाद वो पर्सन पे कर देगा, लेकिन बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन उस पर्सन के पास पैसे नहीं आ रहे, तो पेमेंट नहीं कर पा रहा है ना, तो वो क्या बोलेगा कि यार मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं मना नहीं कर रहा कि मैं पेमेंट नहीं करूं, लेकिन मेरे को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो। तो सपोज मैंने उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। 2 महीने की जगह मैंने कहा चलो 2 महीने बीत गए, 1 महीना और ले लो, 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन
कोई इतना पागल तो है नहीं फ्री में एक्स्ट्रा टाइम देगा, वो उसके लिए जनरली क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट। अब ड्रॉअर को तो इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम, ड्रॉई पे करेगा एक्सपेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड बिल तो कैंसिल कर देंगे, पुराना तो कहेंगे हिसाब खत्म करो, डिसओनर की एंट्रीज कर देंगे, नया बिल ड्रॉ करेंगे। अब नए बिल का अमाउंट क्या हो सकता है, कई बार तो हो सकता है कि उसने कुछ नहीं पे करा, उसने पूरा मैं 1 महीने बाद दूंगा जो भी बिल इंटरेस्ट जो भी है, तो अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल एज वेल एज इंटरेस्ट की न्यू एंट्री कर देंगे। अगर उसने इंटरेस्ट अभी पे कर दिया तो इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे और ओरिजिनल बिल के अमाउंट का नया बिल ड्रॉ कर देंगे। कुछ पेमेंट अभी कर दी तो जितनी करी है उतना रिसीव कर लेंगे, अनपेड पार्ट बिल में डाल देंगे। अब एंट्रीज पता क्या होंगी, डिसओनर की तो सेम एंट्री होगी, नोटिंग चार्जेस लगे तो नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर देना। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है ना, मैं ड्रॉई को और ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दूंगी, ड्रॉई टू इंटरेस्ट। जैसे मैं ना ये वाला एग्जांपल लेती हूँ कि मेरा 1000 रुपए का बिल था, 200 के नोटिंग चार्जेस लगे और मैंने रिटेन कर रखा था, तो मैंने ये एंट्री कर दी। अब ड्रॉई 1200 तो पहले ही डेबिट है, मैंने सपोज उस पर 100 का इंटरेस्ट लगा दिया, तो टोटल वो कितने से डेबिट हो गया, 1300 से। अब मैंने उस पर नया बिल ड्रॉ कर दिया, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई 1300। सपोज उसने उसमें से बोला 500 भी रख लो, तो मैं बैंक में रिसीव कर लूंगी 500 और नया बिल कितने का ड्रॉ कर दूंगी 800। जो भी आपको क्वेश्चन में बोल रखा उसके अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं आज के लिए, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिपेट। अभी हमने क्या देखा कि अगर वो लेट पेमेंट कर रहे हैं तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, अगर उसने जल्दी कर दी तो भी तो इंटरेस्ट मांगेगा ना, तो अगर हम उसको कुछ छूट दे रहे हैं दैट इज रिबेट। अब रिबेट अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो अब ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस है और ड्रॉई के लिए इनकम है। रिटायरमेंट ऑफ बिल इज व्हेन एक्सेप्टेड एज फंड्स बिफोर मैच्योरिटी। ड्रॉई के पास पहले से पैसे थे तो क्या करेगा, उसको रिबेट मिलेगा इंटरेस्ट पे, मतलब उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इनकम ऑफ द एक्सेप्टर एंड एक्सपेंस ऑफ द पे। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, सपोज एग्जांपल में देती हूँ, 5000 का बिल था, उस पर्सन ने थोड़ा पहले पेमेंट कर दी, 5000 वाले बिल को हमने डिस्काउंट करके ले लिया उससे 4800, तो मेरे बैंक में कितना आया 4800, मेरे पास से बिल कितने का चला गया 5000, और इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया कितने का 200, दैट्स इट। अगर रिबेट दिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, और अगर हमने क्या करा रिन्यू करा तो इंटरेस्ट इनकम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज ना हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए, तो आज आपको क्या करना है, सिर्फ एक कंसेप्ट नोट से ना अच्छे से सारे ये जर्नल एंट्रीज थ्योरी सब रीड करनी है। कहां तक, अपना इंसॉल्वेंसी से पहले वाले टॉपिक तक, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कल हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इंसॉल्वेंसी का टॉपिक करके उसका क्वेश्चन करेंगे, और एक क्लास टॉपिक करेंगे एकोमोडेशन ऑफ, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि वीडियो देख के साइड कर दिया, अपनी जर्नल एंट्रीज अच्छे से रिवाइज करनी है, थ्योरी अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।